नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस, और जीएस में मैंने आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री खत्म कर दिया है, जिसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ा, मेडिवल इंडिया पढ़ा और मॉडर्न इंडिया भी हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद से मैथ हमने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट ग्राफ और तालिका मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो आपका 20 नंबर उधर से, 10 नंबर हिस्ट्री से, और करंट अफेयर की क्लास में डेली आपको दे ही रहा हूं। तो उतना करंट अफेयर अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 10 नंबर उधर से। स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 9:30 बजे रात को चलती ही चलती है। और आज से हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का अगर जनक की बात किया जाए तो ये कौन है? तो ये ब्रिटिशर्स थे। क्यों? क्योंकि देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन के में। ठीक है, और वही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है सन 1757 में, प्लासी का युद्ध करती है, और सन 1764 में बक्सर का युद्ध करती है। इन दोनों युद्ध के बाद, खासकर सन 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद ये तो तय हो जाता है कि अब भारत पर शासन अंग्रेजों का ही होगा। तो भाई, किसी देश पे शासन अंग्रेज करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे, कुछ विधि बनाएंगे। उस देश को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, नियम के साथ उसको कुछ, उस देश को किसी नियम में बांधेंगे, उस पर शासन करेंगे, सैनिक व्यवस्था टाइट करेंगे, सैनिक का विकास करेंगे, संविधान का विकास करेंगे। तो इसीलिए सन 1764 ईस्वी के बाद जब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई और भारत में व्यापार करने लगी, धीरे धीरे भारतीय राज्यों के जो राजा थे उन पे भी कब्जा करने लगी युद्ध के माध्यम से। तो उनको शासन में करने के लिए संविधान का विकास करती है। ठीक है, तो संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, और संविधान को, मतलब ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का जो है लगभग हर देश पे कब्जा रहे। आज के 200-300 साल पहले, 200-300 साल पहले ब्रिटेन का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा द्वीप नहीं बचा था, चाहे वो आपका चीन हो, चाहे आपका जापान हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे आपका कोई भी देश हो, हर देश पे ब्रिटेन का कब्जा रहा है। ठीक है, बात किया जाए तो नेपाल, सिर्फ एक देश ऐसा है नेपाल जिसपे ब्रिटेन का कब्जा नहीं रहा। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, 1895 ईस्वी में, अब आते हैं भारत के संविधान के विकास के, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज विधेयक का सर्वप्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद से अगर बात किया जाए कि उसके बाद किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 1934 ईस्वी में किया था। ठीक, और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होती है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है भारत, और सन 1757 और सन 1764 ईस्वी में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसमें क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला था उस समय, वो पूरी तरीके से हारता है प्लासी के युद्ध में, मीर कासिम को हराया जाता है। उसके बाद से ये तय हो जाता है कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही स्थापना होगा। ठीक, और कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति कहां चली गई थी? तो गवर्नर के हाथों में चली गई तथा उसके 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। अब आते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जितने भी एक्ट हैं, महत्वपूर्ण एक्ट
और उसमें जो जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग पेट के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं आपको। जब हम किसी अदर एग्जाम के लिए, किसी ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि पेट क्वालिफाइंग एग्जाम है और 5-5 नंबर का आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं है आपका। लेकिन जब हम लोग सुपर टेट या किसी और एग्जाम के लिए, जैसे आरओ या बीओ के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे, अदर एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज बताया जाएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। इन सब के बारे में एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कराते हुए आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट में आप महारथी बन जाएंगे। बस आपको लगातार देखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट में समझ लिए कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप बताएंगे सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे था। क्या नाम था? तो सर एलिजा इम्पे था। ठीक, और सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है? तो इस पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किस एक्ट को या किस अधिनियम को पिट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा या इसी एक्ट के द्वारा द्वैध शासन आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लेगा कि द्वैध शासन का आरंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ है? तो आप बताएंगे सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किसके लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, और 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कहा गया था। ठीक, और इसी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक, अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया है। यानी कहने का मतलब है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का जो शासन था वह कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। आपको पता है कि 1857 में क्रांति होती है। ठीक, 1857 की क्रांति आपको पता ही है। तो ये 1857 की जो क्रांति होती है ये बड़ा ही भीषण क्रांति होता है। लगभग सभी जगहों पे ये क्रांति फैलती है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश महारानी को यह लगता है कि कंपनी इस देश में शासन चलाने में असमर्थ है, तो उसने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि इसके 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, और वही क्या थे? वही मुगल शासक थे और वही नेता थे। इसलिए मुगल सम्राट के पद को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया था। ठीक, और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक, और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था।
और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। 1861 का भारत शासन अधिनियम, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है। और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को, ये कहीं ना कहीं इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया है, मतलब मिला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को। ठीक। तो जब मैं आपको बताऊंगा तो अध्यादेश क्या होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा जब आपके लिए, तो अध्यादेश क्या होता है, इसको कैसे जारी किया जाता है, क्या कैसे होता है, ये सब भी मैं बताऊंगा। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसकी भी अवधि कितने महीने की होती है? तो 6 महीने की ही होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप बताएंगे 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्राप्त है। ठीक। और 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया है। ठीक है। और 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? तो इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक। अब यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता क्या है? तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, यह किसके द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। कैसे? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकसभा में सांसद को चुनते हैं और राज्यसभा में विधायक को चुनते हैं। कौन चुनता है? हम लोग। और हम ही लोग के द्वारा जो सांसद और विधायक चुने जाते हैं, वही सांसद में और विधायक में जाकर क्या करते हैं? तो कानूनों का निर्माण करवाते हैं। इसीलिए ये क्या है? अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता तक खुद जाती नहीं है लोकसभा में। भैया, हमने तो बस चुना है ना सांसद और विधायक को, हम तो जाके वहां पे कानून बना रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो संसद और विधेयक चुने गए हैं, वो जाके लोकसभा और विधानसभा में कानून बनाते हैं। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि इसमें जनता खुद नहीं जाती, जनता अपने द्वारा चुने गए सांसद और विधेयक को भेजती है लोकसभा और विधानसभा में। इसलिए क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। ठीक है। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। और इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक। नोट में क्या है? तो 1909 ईस्वी के लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है। और 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें क्या था? तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था। तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछा था, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था? तो आप बताएंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था। और पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1926 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना
की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया था, तो आप बताएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लगा था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगा था। ठीक, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। ठीक, म्यांमार जो पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता है को भारत से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्राप्त है। ठीक, और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। ठीक है, अब आते हैं, हमारा नया टॉपिक है संविधान की रचना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो संविधान के सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एमएन राय ने 1934 में रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, तो एमएन राय ने 1934 ईस्वी में रखा था। और भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, तो यह योजना मार्च 1946 में भारत आई और इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, और संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कौन से कितने थे, तो 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। और भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ठीक, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले अस्थायी सदस्य। देखिएगा यहां पे कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे कौन थे, तो आपके वो थे, क्या नाम है उनका, जो आपके पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम मैं भूल गया, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने की बात की। ठीक, तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, किसको कि तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की सदस्यता को किसने अस्वीकार किया था, तो तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण बिहार के बड़े उग्रवादी, मतलब बहुत ही अग्रेसिव नेता थे। ठीक, और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक, और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा मुसलमानों की संख्या 79 थी। ठीक, और संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही आगे चलकर भारत की उद्देशिका बनती है। ठीक, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। आप इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। ठीक, और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। ठीक, और भारत ने संविधान को
26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक, और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक, और संविधान सभा के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने संविधान बनाया था, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य थे। इसी कारण और इसी प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया था। इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान को सिर्फ इन्होंने ही लिखा है, नहीं। अगर सही बताया जाए तो एम.एन. राय जो थे ये संविधान सभा के बड़े प्रणेता थे। ठीक, और पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, और संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। तो यही जो बी.एन. राव थे ये बड़े प्रमुख आदमी थे, बड़े विद्वान आदमी थे। ठीक, अब कुछ फैक्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 24 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उसी तरीके से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। आप इसे याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस वाद के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा मनाया गया है। दोस्तों, जब मैं स्पेशली आपको किसी एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए आरओ जैसे बड़े एग्जाम के लिए जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं सब कुछ एक एक बात पे विस्तार से चर्चा करूंगा और इतना गजब तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आप लोग भी याद रखें कि हाँ तो कोई पढ़ाया था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फटाफट खत्म कर लेंगे। उसके बाद से धुआंधार आपकी प्रैक्टिस सेट क्लासेस चलेंगी और रात को 9:30 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलती हैं यूपीएसएससी पेट, सुपर टेट, पीसीएस, बीईओ सभी के लिए। तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।